नमस्कार साथियों, अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पॉलिटी के बेस्ट क्वेश्चंस का पार्ट 2 कवर कर रहे हैं। पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं साथियों, और इस पर्टिकुलर सीरीज़ में एक पार्ट और आएगा और आपके 100 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो मैं कवर कराऊंगा। और जैसा कि आपको पता होगा, इस सीरीज़ में हम पॉलिटी में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें ना केवल हम आंसर बताते हैं, बट साथ ही साथ उनमें जो एडिशनल एक्सप्लेनेशन जो मैं प्रोवाइड करता हूँ वो इस वीडियो को काफ़ी इनरिचिंग बनाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको इस पर्टिकुलर सीरीज़ का PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल चैनल अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम हैंडल है, अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस। अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसको आप इस पर्टिकुलर चैनल पर पूछ सकते हैं, डाउट ग्रुप AB पर। और साथियों, यदि आप डेली क्विज देना चाहते हैं, जैसे करंट अफेयर का क्विज, GK का क्विज, इंग्लिश का क्विज, तो उसको आप इस टेलीग्राम हैंडल A2B क्विज पर दे सकते हैं। ये आप अपने टेलीग्राम ऐप पे जाके इस हैंडल को सर्च कर सकते हैं और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको देखो आप। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में अविशिष्ट शक्तियाँ जो हैं, रेजिडुअल पावर्स जो हैं, ठीक है, ये जो फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये किस कंट्री से बोरो किया गया है, किस कंट्री से लिया गया है। तो आपको पहले मैं ये बता देता हूँ कि रेजिडुअल पावर्स होती क्या है। तो रेजिडुअल पावर बेसिकली क्या होती है, आपको जैसा कि पता होगा कि शेड्यूल 8 में, शेड्यूल 7 में क्या मेंशन है। शेड्यूल 7 में लिस्ट के बारे में मेंशन है। 7वीं अनुसूची में 3 तरह की लिस्ट दी हुई है साथियों। सबसे पहले यूनियन लिस्ट, फिर स्टेट लिस्ट और फिर है कंकरेंट लिस्ट। अभी जो यूनियन लिस्ट है ना, इसमें वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो नेशनल पर्पस से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे डिफेंस, रेलवे, कम्युनिकेशन। तो ये सब सब्जेक्ट्स जो हैं, ये किसकी एक्सक्लूसिव पावर है यहाँ पर लॉ बनाने की, तो वो है केंद्र सरकार की, यूनियन गवर्नमेंट की। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पर स्टेट जो है वो लॉ बना सकती है। तो वो सब्जेक्ट जो होंगे वो राज्य सूची में मेंशन होंगे, स्टेट लिस्ट में मेंशन होंगे। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसपे दोनों जो है कानून बना सकते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं, वहाँ पर दोनों स्टेट्स, आपका सेंटर भी और स्टेट भी, दोनों कानून बना सकते हैं। तो वो जो सब्जेक्ट्स होंगे वो आपके कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन होते हैं। अब ऐसा मान के चलो कि ये तो हमारे जब देश आज़ाद हो रहा था उस टाइम पर ये चीज़ सोची गई थी। अब मान लो जैसे एडवांसमेंट आती है टेक्नोलॉजी में और कोई नया क्राइम, मान लो जैसे साइबर क्राइम अभी काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो साइबर क्राइम से रिलेटेड अगर कोई भी मुद्दा है तो वो तो इन सब्जेक्ट्स में मेंशन ही नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पर ये क्राइम था ही नहीं, या इस टाइप की कोई घटना उस टाइम पर रिपोर्ट ही नहीं की गई होगी। तो अब जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना जो हमारा, तो वो एक चीज़ मेंशन करता है जिसको बोलते हैं रेजिडुअरी सब्जेक्ट, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। अब ये बेसिकली वो सब्जेक्ट है जो कि इन तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है। जैसे साइबर बोल सकते हो, AI से कोई रिलेटेड मान लो कोई क्राइम वगैरह होता है, तो वो सारे सब्जेक्ट्स जो है ना वो इसमें मेंशन होंगे, इस रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स में। तो ये जो पावर होंगी ना, ये एक्सक्लूसिव होंगी, किसको मिली हुई है, ये केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट को मिली हुई है। तो यहाँ पर केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार जो है वो कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ये हमने कहाँ से बोरो की है, तो ये हमने बोरो की है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी फेडरल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो थोड़ी पावरफुल है कंपेयर टू देयर स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, उम्मीद कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर वो ये है कि कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या बोरो किया हुआ है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक चीज़ और बोरो की हुई है, वो है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। इस फेडरेशन के ऊपर मैं इन लेंथ चर्चा करूंगा अभी आने वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अभी मैं इस टॉपिक को ले नहीं रहा हूं, बट आपको अभी के लिए याद रखना है कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हमने कहाँ से लिया, कनाडा से। और एक जो सेंटर गवर्नमेंट, और सेंटर गवर्नमेंट के बिहाफ पर कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, किसको, गवर्नर को। तो ये जो चीज़ है ना, ये भी हमने कनाडा से ली हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी बात, USA के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने ली हुई हैं वो क्या है, फंडामेंटल राइट सबसे पहले। उसके बाद प्रेसिडेंट की, ध्यान रखना, प्रेसिडेंट की जो इम्पीचमेंट होती है ना, इम्पीचमेंट, महाभियोग जिसको बोलते हैं, रिमूव जो प्रेसिडेंट को किया जाता है, वो प्रोसेस हमने कहाँ से लिया हुआ है, वो प्रोसेस लिया हुआ है US के कॉन्स्टिट्यूशन से। वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है वो कहाँ से ली हुई है, US के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब मैं आर्टिकल 21 के बारे में बता रहा था कि आपकी जान ली जा सकती है, राइट टू लाइफ है आपको, बट एक्सेप्ट
प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब अगर लॉ का पूरा जो प्रोसेस है अगर वो फॉलो किया जाता है तो आपकी लाइफ ली जा सकती है। जैसा कि आपको डेथ पेनल्टी के केस में होता है, जब आपकी सारे सोर्सेज जो हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब आपने मर्सी पिटीशन भी डाल दी, सुप्रीम कोर्ट में भी डाल दी है आपने, प्रेसिडेंट के सामने मर्सी पिटीशन डाल दी, वो सब एग्जॉस्ट हो जाती है, तो उसके बाद कोर्ट जो है वो आपको डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करती है और उस केस में आपकी जान ली जा सकती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया हुआ है। जो हम अमेंडमेंट करते हैं ना किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, अंडर आर्टिकल 368, उसका जो प्रोसीजर है वो हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। और एक चीज़ और हमने ली है साथियों यहाँ पर, वो जो दूसरी चीज़ है वो है राज्यसभा के इलेक्शन। और राज्यसभा में कैसे इलेक्शन होते हैं, राज्यसभा में होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसका जो आंसर था रेजिड्यूरी पावर्स, वो क्या था, वो था कनाडा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, विच आर्टिकल सेज देयर शैल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन अमंग पीपल्स इन होटल्स, रेस्टोरेंट, शॉप, एनी एंटरटेनमेंट प्लेस। ठीक है, मतलब जितने भी आपके पब्लिक प्लेस हैं वहाँ पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी आदमी के खिलाफ, ठीक है, किसी पर्सन के खिलाफ। तो ऐसा किस आर्टिकल में मेंशन है, किस अनुच्छेद में ऐसा मेंशन है, तो वो मेंशन है आपके आर्टिकल 15 में। क्योंकि साथियों आपको पता होगा आर्टिकल 14 to 18 किसकी बात करता है, राइट टू इक्वेलिटी की। ठीक है, आर्टिकल 15 में क्या मेंशन है, तो आर्टिकल 15 में ये मेंशन है कि जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा पब्लिक प्लेसेस में। ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूँ केवल पब्लिक प्लेसेस की। और किस ग्राउंड पर, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस और रिलीजन, इन 5 ग्राउंड पर जो आपका स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। और साथ ही साथ इसमें आपके स्पेशल प्रोविजंस भी दिए गए हैं कि स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। किसके लिए, विमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए। और आपके अभी तो 2019 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसके चलते हमें ईडब्ल्यूएस के जो पर्सन्स होते हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए भी हमें काफ़ी प्रोविजन देखने को मिले कि जो स्टेट बना सकता है। एडिशनल 10% रिजर्वेशन जो है स्टेट दे सकता है। वुमेन हो गया, चिल्ड्रन हो गया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो गया, SC ST हो गया, OBC हो गया, तो इन सब के लिए रिजर्वेशन दे सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, और चिल्ड्रन के लिए आपने देखा होगा फ्री एजुकेशन जो है वो सरकार प्रमोट करती है। विमेन के लिए कई बार आपने देखा होगा फी वेवर मिलता है वुमेन को। कई आपने सरकारी एग्जाम भरे होंगे तो उसमें जो आप फॉर्म भरते हो उसमें वुमेन को पैसा नहीं पे करना पड़ता, वो जो है सरकार अपनी तरफ से स्पेशल प्रोविजंस जो है ऐड कर सकती है। ऐसा इस आर्टिकल में मेंशन है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और ये जो 10% रिजर्वेशन दिया जाता है ये इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे दिया जाता है कि उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, तो वहाँ पर उसकी फैमिली की जो है इनकम का क्राइटेरिया एक सेट किया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो उसको देखते हुए सरकार जो है ये तय करती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। आर्टिकल 15 में ये चीज़ मेंशन है। आर्टिकल 8 जो है ये किससे रिलेटेड होगा, आप सोचें। हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि पार्ट 1 जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये 1 से 5 के उसमें है। पार्ट 2 सिटीजनशिप, ये किस में है, ये 6 से लेके 11 तक है। फिर पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स 12 से 35। अब देख लो ये जो आपका 8वां आर्टिकल है ये इसके अंदर आएगा, मतलब ये सिटीजनशिप से रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल 23 में क्या मेंशन है, आर्टिकल 23 में मेंशन है सॉरी आर्टिकल 23 में मेंशन क्या है, आर्टिकल 23 में जो है ना साथियों वो बेगार जो करवाया जाता है ना, बेगार या फिर आप फोर्स लेबर बोल सकते हो, फोर्स लेबर या बेगार, और ट्रैफिकिंग जो कराई जाती है, मानव की तस्करी, उस चीज़ का प्रोहिबिशन है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 25 में आपको बोलता है कि आपको फ्रीडम है किसका, रिलीजन का। आप अपने रिलीजन को अपने ढंग से मान सकते हैं, मतलब आपको कंसाइंस है, जिस पे रिलीजन को मानना चाहिए उसको आप मान सकते हैं, उसको प्रोफेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं ओपनली, और उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, मतलब उसका प्रचार भी कर सकते हैं। ध्यान देना, प्रोपोगेट से ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप उसका फोर्सफुली आप आप किसी दूसरे बंदे को उसको थोप रहे हो या उसको कन्वर्ट कर रहे हो, क्योंकि फोर्सफुल कन्वर्जन जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बैंड है, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये कानूनी जो है ये अलाउड नहीं है कि आप किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहे हो। आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रोफेस के लिए बेस्ट एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि मेट्रो में जो भी लोग सिखिज्म से आते हैं तो वो लोग जो हैं वो केश उनके हाथ में मतलब उनके आपको बॉडी उसमें केश दिख जाएगा। ठीक है,
कृपाणा वो लोग साथ कैरी करके मतलब चलते हैं और ये अलाउड रहता है मेट्रो में, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख रहे होगे कि इंडिया में इस तरीके से जो है हम प्रोफेस कर सकते हैं रिलीजन को, ठीक है। और आपने जैसे मुस्लिम धर्म के जो लोग होते हैं ये लोग देखेंगे ओपन में ये लोग वो करते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं, तो वो भी अलाउड रहता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स फॉर विच द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर। तो मैक्सिमम एक गवर्नर को कितनी स्टेट्स का जो है गवर्नर बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है। तो एक गवर्नर को ना एक्चुअली इस पर कोई बार नहीं है, एक गवर्नर को 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर बनाया जा सकता है। ऐसा मेंशन था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के बाद, ठीक है। इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट से एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आई थी जिसको बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। इसकी चर्चा हम इन लेंथ करेंगे आने वाले क्वेश्चनों में। तो अभी के लिए आप ये याद रखें कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद एक गवर्नर को कितनी भी स्टेट का जो है गवर्नर बनाया जा सकता है। और इसमें जो साथियों मान लो अगर इनको 2 स्टेट का गवर्नर बनाया गया, ठीक है, ये तो आप आमतौर पे देखते भी होंगे कई बार एक स्टेट का गवर्नर 2 स्टेट के उसमें उसकी ज्यूरिडिक्शन रहती है। तो उस केस में जो उसकी सैलरी होगी ना वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि जो दोनों स्टेट हैं वो कितनी कितनी शेयर करेंगे उसमें, ठीक है। तो वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, देयर इज़ नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है इस चीज़ की। और गवर्नर के बारे में आर्टिकल मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, आर्टिकल 153, ठीक है। और इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसकी अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। और इसका टेन्योर क्या है, तो इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। ही एंजॉयज द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। क्योंकि साथियों आपको पता होगा जो प्रेसिडेंट है ना ये खुद से डिसीजन नहीं लेते, ये काम करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय अवर प्राइम मिनिस्टर। ये किस आर्टिकल के तहत मेंशन है, आर्टिकल 76 नहीं 76 के तहत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मेंशन है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर राइट टू प्रॉपर्टी हैड वॉज अबोलिश्ड, इसको वॉज कर लीजिएगा, वॉज अबोलिश्ड। तो भाई राइट टू प्रॉपर्टी को अबोलिश कब कराया गया था, तो राइट टू प्रॉपर्टी पहले जो था ना जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो ये फंडामेंटल राइट था, ठीक है, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। बट इसको जो है अबोलिश कराया गया था। अबोलिश करने का इसका पर्पस क्या था, अबोलिश क्यों कराया गया था, क्योंकि उस टाइम पे साथियों हमें क्या करना था, हमें थोड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करना था, ठीक है, ताकि इंडिया की जो है डेवलपमेंट की जा सके। और उसके लिए क्या था कि जो बड़े बड़े प्लांट्स जो है ना फैक्ट्रीज जो सेटअप करनी है उसके लिए लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपकी कोई लैंड लेगा तो फिर आप डायरेक्टली क्या होते सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते थे, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते उन्होंने क्या करा था कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के और इसको 300A के अंडर जो है एक लीगल राइट बना दिया। और ऐसा किस अमेंडमेंट एक्ट से किया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो 1978 में ऐसा किया गया था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो पर्पस आपको समझ में आया कि हमें डेवलपमेंट करनी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन लानी थी, तो उसके लिए हमें लैंड की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। जो भी प्रोजेक्ट्स या जैसे आप बोल सकते हो रोड्स वगैरह जो निकाले जाते थे अगर वो किसी की ज़मीन पे आते थे वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाते थे, ठीक है। तो उस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट को फिर एक्शन लेना पड़ता था। तो इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने क्या करा कि इसको फंडामेंटल राइट जो है हटा के इसको क्या बना दिया, एक लीगल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 300A। और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये किया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसमें बोला गया द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस। तो भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कितने टाइप की माइनॉरिटीज़ को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। सबसे पहली बात साथियों मैं आपको बता दूं कि जो माइनॉरिटी शब्द है ना ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि माइनॉरिटी शब्द जो है ना वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, जैसे बजट मेंशन नहीं है, ठीक है। ऐसे ही माइनॉरिटी वर्ड जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। दूसरी बात, जो ये माइनॉरिटी है ना ये अपनी यूनियन गवर्नमेंट जो है अंडर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 इसके तहत जो है माइनॉरिटी स्टेटस देते हैं। तो इसके तहत जो है माइनॉरिटी कितनी नोटिफाइड की हुई है केंद्र सरकार ने, तो 6 माइनॉरिटी नोटिफाइड की हुई हैं। वो कौन कौन सी हैं, तो पहले बुद्ध, फिर जैन, फिर क्रिश्चियंस, फिर मुस्लिम्स, फिर सिख्स और फिर पारसीज। तो ये 6 कम्युनिटीज़ आपको याद रखनी है जिनको माइनॉरिटी का स्टेटस मिला हुआ है केंद्र सरकार द्वारा। दूसरी बात, आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अंडर आर्टिकल
29 एंड 30, ठीक है, 30 के तहत मेंशन किया गया है लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो ऑप्शन जो इसका सही होगा वो होगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो दो टाइप की माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज करता है, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 29 में क्या मेंशन है, 29 आर्टिकल में ये मेंशन है कि जो माइनॉरिटीज है ना वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और कौन से इंटरेस्ट को, आपके लिंग्विस्टिक, ठीक है, कल्चर और स्क्रिप्ट, इस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। 30 के तहत मेंशन है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सेटअप कर सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज हेल्ड इन इंडिया। तो पहली बार जनरल इलेक्शन कब हुए थे इंडिया में, तो भाई पहली बार जो जनरल इलेक्शन हुए थे वो हुए थे अक्टूबर 1951 में। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और ये कब तक चले थे, तो ये फेब्रवरी 1952 तक चले थे। और इसमें कौन सी पार्टी जीती थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को काफ़ी वोट्स मिले थे। और उसी टाइम पर फिर JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है साथियों। और पहली लोकसभा का गठन हमने ये पिछली वीडियो में देखा था कि 1952 में हुआ था। और उसके पहली लोकसभा के स्पीकर जो थे वो थे JV मालवांकर, ये भी हम देख चुके हैं क्वेश्चन के माध्यम से पिछली वीडियो में। और साथियों आपको एक और बात बताता हूँ, आप ये सोच रहे होगे कि 1951 में अगर पहली बार इलेक्शन हुए हैं तो 1947 से 51 तक सरकार कैसे चली होगी। तो उसके लिए एक गवर्नमेंट बनाई थी जिसको बोला था इंतरिम गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जिसका काम था कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करना, ठीक है, और साथ ही साथ जो डे टू डे अफेयर्स थे उसमें जो है फंक्शनिंग करना। तो ये चीज़ थी कि इंतरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी, और इसके हेड कौन थे, हमारे PM JL नेहरू, ठीक है। और वेरियस पोर्टफोलियो से जो है बाकी लोग इसके सदस्य बने थे। तो 51 के बाद जनरल इलेक्शन हुए और फिर प्रॉपर एक गवर्नमेंट सेटअप की गई थी। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि पहली बार जब जनरल इलेक्शन हुए तो पहली बार जो वोट था वो कहाँ पर पड़ा था, तो पहला वोट जो था वो पड़ा था चीनी, हिमाचल प्रदेश में। ये जगह आप याद रखिएगा एज अ फैक्ट कि चीनी, हिमाचल प्रदेश में पहली बार वोट पड़ा था। और पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था सुकुमार सेन। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखो, हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट, भारत का प्रथम विधि अधिकारी, ये कौन है, ये होते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 76। अपॉइंट कौन करता है इनको, प्रेसिडेंट। इनका टेन्योर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, कोई फिक्स टेन्योर नहीं है इनका। बट इनके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये आपकी पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं दोनों हाउसेस की, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला है केवल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोटिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये मेंबर नहीं है, बट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो कमेटीज़ होती है ना पार्लियामेंट की, उसमें भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी कि एक ऐसे मेंबर जो कि पार्लियामेंट का भाग ना होते हुए उसमें उनकी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो कौन है, तो वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76। ऑप्शन आपका ए सही होगा। और इन्हीं के पैरेलल स्टेट में होते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। और इनका जो आर्टिकल होगा वो साथियों क्या होगा, वो होगा 165, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, इनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर करेंगे। सैलरी कौन डिसाइड करेगा, गवर्नर ही डिसाइड करेंगे। यहाँ पर सैलरी प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। और इनका काम क्या होता है साथियों, इनका काम होता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है ना, मैं बात कर रहा हूँ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, तो यूनियन गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करना। जब भी मैटर्स लगते हैं ना यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये रखते हैं। इंडियन गवर्नमेंट फाइनेंस बिल इज प्रेजेंटेड इन, तो इंडियन गवर्नमेंट का जो फाइनेंस बिल होता है ना, फाइनेंस बिल, ध्यान दीजिएगा, जो मनी बिल है, मनी बिल जो है ना वो भी एक तरीके का फाइनेंस बिल है। तो अगर मैथमेटिकली मैं आपको समझाना चाहूँ तो अगर ये फाइनेंस बिल है तो मनी बिल इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस बिल, ये आप बोल सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंस बिल बट ऑल फाइनेंस बिल आर नॉट मनी बिल, ठीक है जी। तो फाइनेंस बिल जो है ये आपके किस आर्टिकल के तहत मेंशन है, तो ये है आर्टिकल 117 के तहत। और जबकि जो मनी बिल होते हैं ये आर्टिकल 110 के तहत मेंशन होते हैं, ठीक है। और मनी बिल के लिए साथियों आपको प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है। रिकमेंडेशन बोलो या अप्रूवल बोल लो, ठीक है।
प्रायर अप्रूवल लगता है इसमें प्रेसिडेंट का। और साथियों अब ये जो इंडियन गवर्नमेंट ये जो फाइनेंस बिल होता है ना, ये किस में प्रेजेंट किया जाएगा? अभी जो फाइनेंस बिल होता है साथियों, ये प्रेजेंट किया जाता है आपका लोकसभा में। अब आप इसको ऐसा समझो कि भाई जो लोकसभा है ये उसी में क्यों प्रेजेंट किया जा रहा है? तो ये उसमें इसलिए प्रेजेंट किया जा रहा है क्योंकि ये जो पैसा होता है ना, यहाँ पर पैसा जो निकाला जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उसमें जो हम और आप लोग जो होते हैं वो टैक्सेस वगैरह जो पे करते हैं, तो इनडायरेक्टली वो हमारा पैसा होता है। और हमारे पैसे के लिए अकाउंटेबल कौन सी हाउस होगा, लोकसभा या राज्यसभा? लोकसभा होगा, क्योंकि भाई उसमें जो मेंबर्स हैं वो हमने डायरेक्टली इलेक्ट किए हैं, ठीक है, इसलिए ये इस हाउस में प्रेजेंट किया जाता है। दूसरी बात, फाइनेंस बिल और मनी बिल में बहुत डिफरेंस है। मनी बिल जो होता है ना, इसमें लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर होती है, इसमें राज्यसभा इसको ना तो रिजेक्ट कर सकता, ठीक है, और ना इसमें इसको रिटर्न कर सकता। उसको अगर ऐसा होता है कि इसमें वो अमेंडमेंट जो है वो सजेस्ट कर सकता है, और वो करना या ना करना वो केवल और केवल लोकसभा डिसाइड करती है उसको। और अगर वो कुछ नहीं करता उसमें, तो 14 दिन के अंदर ये पास मान लिया जाता है इस हाउस से, ठीक है जी। और एक मनी बिल है या नहीं, उसको सर्टिफाई कौन करता है? तो उसको सर्टिफाई करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये भी याद रखिएगा। और फाइनेंस बिल में साथियों 2 कैटेगरी होती हैं, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाई कोर्ट कंट्रोल्स मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट? तो भाई किस हाई कोर्ट के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट है, मतलब उसकी ज्यूरिडिक्शन सबसे ज़्यादा है या सबसे बड़ी है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से सही ऑप्शन इन 4 ऑप्शनों में से तो वो है मुंबई हाई कोर्ट, ठीक है। और वैसे आप मेरे से पूछे तो वो होगा आंसर गुवाहाटी, सबसे बड़ी जो ज्यूरिडिक्शन है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट की है, क्योंकि इसके अंडर साथियों आपका असम भी आता है, ठीक है। असम में तो है ही ये, असम के बाद नागालैंड आता है, नागालैंड के बाद अरुणाचल प्रदेश आता है, अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के बाद आता है साथियों आपका मिजोरम, ठीक है। तो असम को छोड़ के इसमें 4 स्टेट आती हैं, जबकि मुंबई हाई कोर्ट में साथियों आपका क्या क्या आएगा? मुंबई हाई कोर्ट में एक तो आपका पूरा महाराष्ट्र आ गया, महाराष्ट्र के बाद आपका आता है एक यूनियन टेरिटरी दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, क्योंकि इनको मर्ज कर दिया गया है, तो एक यूटी आएगी इसके अंदर, और एक आएगा स्टेट गोवा, ठीक है। तो इसका सही आंसर इन ऑप्शनों में से तो होगा मुंबई। अगर वैसे आपसे पूछे कि पैन इंडिया में अगर आप बताओ कि सबसे बड़ी जो ज्यूरिडिक्शन है वो किसकी है, तो वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट की, ठीक है। चेन्नई हाई कोर्ट के अंडर क्या क्या आएगा? अब चेन्नई तमिलनाडु में ना, तो वहाँ पर इसके अंडर एक तो पूरा मतलब अपना तमिलनाडु आ जाएगा, और साथ ही साथ एक पुडुचेरी आ जाएगी, ठीक है। कोलकाता हाई कोर्ट के अंडर अंडोमान एंड निकोबार, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर तो केवल दिल्ली, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। हाई कोर्ट का जो आर्टिकल है ये क्या होगा? आर्टिकल 214। दूसरी बात, हाई कोर्ट जो है इंडिया में, इसकी थोड़ी हाई कोर्ट की थोड़ी बैकग्राउंड जान लेते हैं, थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो हाई कोर्ट जो है ना साथियों, ये 1858 में लॉ कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी, तो उस रिपोर्ट को देखते हुए सरकार ने 1861 में एक एक्ट लेके आई थी। वो क्या एक्ट था? वो था हाई कोर्ट एक्ट, ठीक है। और वो हाई कोर्ट एक्ट के चलते 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे। 3 हाई कोर्ट कहाँ बनाए गए थे? तो 3 प्रेसिडेंसी में, फेमस प्रेसिडेंसी बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता, तो यहाँ पर हाई कोर्ट बनाए गए थे। और साथियों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन 3 हाई कोर्ट में जो कोलकाता था ना, वो पहला हाई कोर्ट बना था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना कि इंडिया में पहला हाई कोर्ट जो बना था वो कौन सा था? वो कोलकाता था। और इससे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, कहाँ? वो भी कोलकाता में। और उसके पहले जो जज थे उनका नाम एलिजा इम्पे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में बना था उसके पहले जज कौन थे? वो थे एलिजा इम्पे, ठीक है। उसकी ज्यूरिडिक्शन लोकली थी, याद रखिएगा। वो सुप्रीम कोर्ट और जो प्रेजेंट डे सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत अलग है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ प्रेसिडेंट अप्लाइड पॉकेट वीटो ओवर एनी बिल देन हिज आंसरेबिलिटी टू हुम? तो उसकी आंसरेबिलिटी किसको होगी? तो वो अकाउंटेबल किसको होगा अगर वो पॉकेट वीटो लगाता है किसी बिल पर? ध्यान दीजिएगा, जब तक एक बिल को एसेंट नहीं मिल जाता प्रेसिडेंट का, तब तक वो एक्ट नहीं बनता, तब तक हम उसको केवल बिल ही बोलेंगे। तो अगर बिल पे मान लो अगर लोकसभा और राज्यसभा से कोई बिल आया और उसको प्रेसिडेंट साहब को दिया गया, तो प्रेसिडेंट साहब के पास 3 वीटो होती हैं जो इंडियन प्रेसिडेंट एंजॉय करता है। वो कौन कौन सी है? वो है पॉकेट वीटो,
फिर सस्पेंसिव वीटो, और एक होती है एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, अब ये वेटो होती क्या है? तो वेटो एक तरीके की आप बोल सकते हो कि जब उनको बिल दिया गया ना, तो उस पर जो चॉइसेस वो रखते हैं, जो चॉइसेस वो एक्सरसाइज करते हैं, उनको वेटो बोलते हैं। कि मान लो अगर वो उसको रिटर्न कर दें, वो उनकी मर्जी है, वो उनको रिटर्न करें या वो उसको रखे ही रहें, कोई एक्शन ही ना लें, या उसको वो क्या कर दें या अपना कंसेंट ही उसको ना दे उस बिल को, तो वो एक्ट ही नहीं बनेगा कभी भी। इस टाइप की जो चॉइसेस प्रेसिडेंट साहब एक्सरसाइज करते हैं तो उनको वेटो बोलते हैं। पॉकेट वीटो में क्या होता है? पॉकेट वीटो में जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो किसी बिल को इनडेफिनेट पीरियड के लिए लेके बैठ जाते हैं। ठीक है, लेके बैठ जाना इनका मतलब ये है कि वो ऑफिस में ही रहता है। ठीक है, उस पर कोई काम नहीं होता है, और वो जो बिल है वो कभी भी एक्ट बनता ही नहीं है। और ऐसा काम हमारे प्रेसिडेंट जैल सिंह ने किया था। और ये क्वेश्चन पूछा गया कि किस बिल पर किया गया था, तो वो पोस्ट ऑफिस बिल 1986 के साथ किया गया था। ठीक है, इसमें कुछ अमेंडमेंट लाई जा रही थी, तो ये जो अमेंडमेंट है ये आ नहीं पाई थी। ठीक है, तो याद रखना जैल सिंह ने ये एक्सरसाइज किया था पॉकेट वीटो। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है भाई सस्पेंसिव वीटो में ये होता है कि जो प्रेसिडेंट साहब है ना, अगर वो एक बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज दें कि भाई मुझे ये सही नहीं लग रहा, आप इसको वापस रिकंसिडर करो, दोबारा से पास करो और फिर भेजो, तो यहाँ पर क्या होता है, जब वो बिल दोबारा से प्रेसिडेंट साहब के पास आता है, मान लो जैसे रिकंसिडरेशन के लिए भेजा और लोकसभा राज्यसभा ने फिर से वो पास कर दिया और वापस से वो प्रेसिडेंट साहब के पास आया, तो अब यहाँ पर जो है वो मैंडेटरी हो जाएगा कि प्रेसिडेंट को अपना एसेंट देना पड़ता है। ठीक है जी, तो ये जो एसेंट मैंडेटरी है, तो एक तरीके से इनकी वेटो को यहाँ पर क्या कर दिया गया, ओवर रूल कर दिया गया, ओवर रूल कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो होती है ना वीटो, ये होती है सस्पेंसिव वीटो। तो आप तो आप समझे सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो एक बिल को रिकंसिडरेशन के लिए देंगे हाउस को, दोनों हाउस उसको पास करेंगे, वापस प्रेसिडेंट साहब के पास आएगा, और वहाँ पर जो वेटो है वो सस्पेंसिव वेटो उस टाइम पर वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि जल्दबाजी में किसी बिल को पास ना करा दिया जाए, इसके लिए ये वेटो को जो है प्रेसिडेंट साहब एक्सरसाइज कर पाते हैं। ठीक है जी। एब्सोल्यूट वीटो क्या होती है? एब्सोल्यूट वीटो ये होती है कि इसमें जो अपने प्रेसिडेंट साहब हैं वो कंसेंट ही नहीं दे पाते, वो कंसेंट ही नहीं देते, वो कंसेंट को ही मतलब विद होल्ड कर देते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पर आपका जो बिल है ना वो कभी एक्ट ही नहीं बन पाएगा। तो ये होती है एब्सोल्यूट वीटो। तो ये 3 टाइप की वीटो थी जो प्रेसिडेंट साहब एक्सरसाइज करते हैं। अब यहाँ पर देखो, इसने ये पूछा कि पॉकेट वीटो में उनकी आंसरेबिलिटी किसको होगी? भाई उसकी आंसरेबिलिटी किसी को भी नहीं होगी। तो आंसर सही जो होगा वो होगा डी, नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया? तो साथियों, जो मैक्सिमम एज लिमिट होगी ना इंडिया में प्रेसिडेंट की, तो वो पहली बात तो ये है कि मैक्सिमम एज लिमिट डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, मेंशन ही नहीं है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, तो नॉट स्पेसिफाइड, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। जबकि क्वालिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन है कि अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो मिनिमम उम्र जो है वो आपकी कितनी होनी चाहिए? होनी चाहिए 35 साल या उससे ऊपर। तो ये चीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और सेम वाइस प्रेसिडेंट के लिए होती है। और लोकसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो 25 साल, और राज्यसभा का तो 30 साल, और अगर आपको पंचायत की इलेक्शन लड़ने हैं तो मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, 65 साल किसकी होती है? सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज होती है। 62 साल हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो गार्जियन बोल लो या प्रोटेक्टर बोल लो फंडामेंटल राइट्स का, ये कौन है? ये हमारी जुडिशरी है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही आंसर होगा इसका। और ये कैसे करती है जुडिशरी? तो आपको पता होगा कि ये रिट इशू कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट इशू कर सकते हैं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 224 के तहत। ठीक है, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 224 के तहत हाई कोर्ट। और कौन कौन सी रिट इशू करते हैं? तो ये 5 टाइप की रिट इशू करते हैं: हैबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोररी और क्यो वारंटो। इसके ऊपर चर्चा हम अभी इन लेंथ करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री एक्सेप्ट द पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप? तो ड्यूअल सिटीजनशिप की जो पॉलिसी है ये किस कंट्री ने अडॉप्ट की हुई है? तो इसका सही आंसर होगा साथियों यूएसए। ड्यूअल सिटीजनशिप क्या होती है बेसिकली? इसमें मान लो एक कंट्री है जैसे यूएसए, तो यूएसए की ये फेडरल गवर्नमेंट होगी यहाँ पर, और नीचे इसके क्या है? 50 स्टेट है। तो हर स्टेट की, जैसे मैं बोलता हूँ कोई एक स्टेट है S1, तो इस स्टेट S1 की सिटीजनशिप अलग होगी। और यहाँ पर मान लो कोई ये मोटू बैठा है,
ठीक है, ये पर्सन मोटू बैठा है, तो इस मोटू के पास S1 स्टेट की सिटीजनशिप अलग होगी और यूएसए की सिटीजनशिप अलग होगी। ठीक है, तो एक मोटू के पास यूएसए के अंदर अंदर 2 सिटीजनशिप होंगी, इसको बोलते हैं डुअल सिटीजनशिप। और ये फीचर किसका होता है? ये होता है फेडरल कंट्रीज का फीचर। जो कंट्री फेडरल होती है ना, उनका फीचर होता है। तो यूएसए इसका सही आंसर होगा। इसके और भी मतलब जो है कंट्रीज हैं, जैसे कनाडा, हमारे यहाँ बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंट्रीज कैसी हैं? ये डुअल सिटीजनशिप पे रन करती हैं। और इंडिया में साथियों कैसी सिटीजनशिप है? इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, क्योंकि इंडिया इज अ कंट्री दैट इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स यूनिटरी फीचर देन फेडरल। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें पूछा गया विच आर्टिकल हैज अ प्रोविजन रिलेटेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो भाई बच्चों के शोषण के को देखते हुए किस आर्टिकल में जो है प्रावधान दिए गए हैं? तो ये आर्टिकल 24 में ऐसे प्रावधान दिए गए हैं। इसमें ये मेंशन है कि 14 साल से छोटे बच्चों को किसी भी फैक्ट्री, माइन या फिर हैजार्डियस एक्टिविटीज़ में जो है वो इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा किया जाता है तो उस पर कानूनी एक्शन जो है लिए जा सकते हैं। और एक चाइल्ड लेबर अबोलिशन एक्ट लाए गए सरकार, अबोलिशन एक्ट लेके आई थी सरकार 2016 के आसपास। तो उसमें साफ मेंशन है कि किसी भी तरह का डोमेस्टिक वर्क नहीं किया जाएगा किसी चाइल्ड से। और उसमें चाइल्ड की परिभाषा जो भी इंसान 14 साल से छोटा है, तो उससे किसी भी तरह का डोमेस्टिक वर्क जो है वो नहीं कराया जाएगा। जो आर्टिकल 19 है उसमें मेंशन है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 20 में क्या मेंशन है? आर्टिकल 20 में मेंशन है कि आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी कुछ ऑफेंसेस जब आप कमिट करते हो। ठीक है, प्रोटेक्शन किस तरीके की? कि भाई उतनी सज़ा मिले जितना आपने क्राइम कमिट किया है। ठीक है, 2 बार आपको सजा न दी जाए, तो इस तरीके की। और आर्टिकल 22 में आपको मेंशन है कि जब आपको अरेस्ट कर लिया जाता है तो आपको कुछ प्रोटेक्शन या कुछ सेफगार्ड दिए गए हैं, जैसे 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, आपको आपके ग्राउंड्स बताए जाएंगे अरेस्ट के, साथ ही साथ आपको एक लीगल अथॉरिटी प्रोवाइड की जाएगी जो आपका केस डिफेंड कर सकती है। ठीक है, इस तरीके की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर कौन है? तो ये हमारे प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, और प्रेसिडेंट को ही साथियों एक चीज़ और याद रखना कि प्रेसिडेंट जो है, अगर आपसे ये पूछा जाता है हु इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है, अगर एग्जीक्यूटिव हेड पूछा जाता है रियल, तो रियल एग्जीक्यूटिव हेड आपके पीएम होंगे। और वैसे एग्जीक्यूटिव हेड पूछे जाएंगे तो वो होंगे आपके प्रेसिडेंट। ठीक है, डी जूरे हेड पूछा जाएगा तो वो आपके प्रेसिडेंट साहब। डी फैक्टो पूछा जाएगा तो वो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इशूड टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू? तो मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, उसने कोई एग्जाम क्रैक किया, मान लो जेई का एग्जाम किया क्रैक उसने, और वो जाके बैठ गया आईएएस की पोस्ट पे। ठीक है, तो आईएएस की पोस्ट पे वो डीएम बन के बैठ गया। और अगर ऐसा होता है तो आप जो है जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक रिट जो है वो एक तरीके का ऑर्डर जो है वो इशू करेगी इस पर्सन के खिलाफ, और इससे पूछेगी कि किस कैपेसिटी में आप इस पर्टिकुलर ऑफिस पे बैठे हो। तो वो अपने ग्राउंड जो है वो जस्टिफाई करेगा वहाँ जाके। तो साथियों ये जो रिट होती है ना, ये रिट है क्यू वारंटो की। इसका सही आंसर क्यू वारंटो होगा। बाकी रिट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। एक होती है हैबियस कॉर्पस, लिखी हुई है। हैबियस कॉर्पस जो है, ये रिट जो है ना, ये साथियों जब इशू करी जाती है जब इलीगल डिटेंशन होता है। ठीक है, मान लो पुलिस ने किसी भी पर्सन का इलीगल डिटेंशन कर लिया, तो उसके फैमिली मेंबर या उसका कोई दोस्त इस पर्टिकुलर रिट को इशू करा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस पर्टिकुलर पुलिस को ये ऑर्डर देगी कि इस पर्सन को यहाँ पर जल्द से जल्द जो है मौजूद या प्रेजेंट किया जाए। तो वहाँ पर उस पर्सन की इलीगल डिटेंशन होने से जो है वो बच जाता है एक तरीके से। तो ये जो रिट है ना, ये प्राइवेट बॉडी के खिलाफ भी इशू की जा सकती है। तो एक बैंकिंग एग्जाम में ये पूछा गया था कि स्टेटमेंट में कि ये प्राइवेट बॉडी के खिलाफ इशू की जा सकती है, तो ये आंसर सही होगा। हैबियस कॉर्पस को प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट जो है इशू कराया जा सकता है। ठीक है, प्रोहिबिशन और मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। इसमें बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट है ये कमांड करती है, ये ऑर्डर देती है एक बॉडी को जो भी पब्लिक कैपेसिटी में काम कर रही है, अगर वो अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं करती है। ठीक है, मान लो जैसे एमसीडी का कोई काम था, कहीं पर कचरा गिरा हुआ है, ठीक है, और वो एमसीडी ने किया नहीं, एमसीडी के जो भी स्टाफ होंगे उन्होंने वो काम किया नहीं, तो वहाँ पर वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है ये रिट इशू कर सकता है, उनको डायरेक्ट कर सकता है कि भाई आपकी ये पब्लिक ड्यूटी थी, आपने की नहीं। ठीक है, और याद रखिएगा साथियों ये पब्लिक ड्यूटी के लिए है,
जो चीज़ वो एंटाइटल्ड है, प्राइवेट में आप कुछ नहीं वो करा सकते इनसे, ठीक है। प्रोहिबिशन और एक होती है सर्श्योररी। तो इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? इन दोनों में ये फ़र्क है, पहली बात तो ये दोनों जो हैं ये जुडिशल बॉडीज़ के खिलाफ लाई जाती हैं, जुडिशल हो या क्वासी जुडिशल। अब क्वासी जुडिशल बॉडी क्या होती हैं? जो आधी जुडिशल और आधी एग्जीक्यूटिव बॉडी हो। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है इसका? ट्राइब्यूनल्स आपने सुने होंगे, रेलवे ट्राइब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ये सारे ट्राइब्यूनल जो हैं ये कैसे हैं? ये क्वासी जुडिशल नेचर के होते हैं, इसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर भी होते हैं, जुडिशल मेंबर भी होते हैं। तो इनके खिलाफ ये जो है रिट लाई जाती है। प्रोहिबिशन में ये होता है कि जब कोई भी लोअर कोर्ट अपनी जुरिडिक्शन को ओवर रीच कर रहा है, अपनी जुरिडिक्शन से बाहर जा रहा है, तो वहाँ पर उसको रोकने के लिए ये रिट लाई जाती है। प्रोहिबिट से मतलब आप समझ गए होगे। सर्श्योररी तभी लाई जाती है जब वो ओवर रीच तो कर रहा हो बट उसने ऑर्डर पास कर दिया हो, ठीक है। अब उस ऑर्डर जो उसने पास किया है वो उसकी जुरिडिक्शन से बाहर है, तो वो कर नहीं सकता था। तो अब उस केस में जो हायर कोर्ट होगा वो क्या करेगा? वो उस बेसिकली उस केस को या उस पर्टिकुलर केस को अपने पास मंगवा लेगा, ट्रांसफ़र करा लेगा, और उस जो ऑर्डर आया ना उसको क्या कर देगा? क्वैश कर देगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा उसको, ठीक है। तो ये चीज़ है। इस क्वेश्चन को देखो, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली कैन मेक लॉज ऑन लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर लिख लो या पब्लिक लिख लो, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर लिख लेना इसको। तो इन तीनों में से किसके ऊपर दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कानून बना सकती है? और ध्यान देना साथियों, दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली जो कानून बनाती है वो केवल एनसीटी एरिया में एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, इस रीजन में। एनसीआर का रीजन जो है वो इससे बाहर का रीजन होता है। ये डिफरेंस मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो बेसिकली आपकी जो दिल्ली एनसीटी है ना, ये जो सरकार है ये इन तीनों में से किसी के रिगार्डिंग जो है लॉज नहीं बना सकती। तो इसका सही आंसर होगा नन ऑफ दिस। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली जो है ना साथियों, ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, ठीक है। तो वहाँ पर पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को मेंटेन करना जो है ना ये इंपॉर्टेंट काम है एक, ठीक है। वरना जो है एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि इंडिया की सॉवरेनिटी को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, ठीक है। और लैंड के लिए आप समझ गए होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह बनानी हो इंपॉर्टेंट, तो वहाँ पर ये चीज़ की दिक्कत ना आए, तो इसलिए लैंड भी जो है सब्जेक्ट इसके परवी से बाहर रखा गया है दिल्ली गवर्नमेंट के। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि दिल्ली को एनसीटी कब बनाया गया था, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बनाया गया था, तो वो था 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस द स्पीकर हैज़ एन इक्वल रैंक टू। तो जो स्पीकर की रैंक होती है वो किसके इक्वल होती है? ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बेसिकली वो टेबल होता है एक तरीके का, कि जैसे उसमें इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी। हालांकि ये एक टेबल होता है जिसमें प्रायोरिटी दी जाती है कि इंडिया में हाईएस्ट ऑफिशियल कौन सा है, तो वो है हमारे प्रेसिडेंट साहब। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में प्रेसिडेंट नंबर 1 पर आते हैं, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, फिर पीएम आते हैं, ठीक है। और 4th नंबर पे जो साथियों वो आते हैं ना, वो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर आप बोल सकते हो स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो इनकी रैंक इक्वल होती है सीजीआई की। तो 4th ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में मैंने बताया था कि स्पीकर ऑफ लोकसभा का इलेक्शन जो है वो कौन कंडक्ट कराता है? वो कंडक्ट कराता है प्रेसिडेंट साहब। मतलब उनकी डेट तो प्रेसिडेंट साहब देते हैं, बट इनकी जो इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट करते हैं। और इनका इलेक्शन कौन कराता है? तो इनका इलेक्शन होता है इनके मेंबर्स में से ही। मतलब ये जो चुने जाते हैं ना, ये अपने मेंबर्स में से ही चुने जाते हैं। वोटिंग इनमें जो लोकसभा के मेंबर्स होंगे वही करेंगे केवल। और नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ये वोट नहीं करते, इनके पास एक कास्टिंग वोट होती है। ये तब यूज़ करते हैं इस वोट का जब डेडलॉक आ जाए बिल में, मतलब जैसे 50-50 आ जाए तो एक वोट ये करेंगे तो 51 हो जाएगा और ये जीत जाएंगे, मतलब रेजोल्यूशन जो है पास हो जाएगा। एक होता है साथियों प्रोटम स्पीकर। ये क्या होता है? ये बेसिकली एक ऐसा स्पीकर होता है जिसको प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं, और ये नॉर्मली जो है सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं लोकसभा के। इनका काम क्या होता है कि जब भी नई लोकसभा का गठन होता है तो उसमें स्पीकर का इलेक्शन कंडक्ट कराना, और जो भी एमपीज़ हैं नए इलेक्ट हुए हैं उनको ओथ दिलवाना, ये काम होता है बस इसका। जैसे ही नया लोकसभा का स्पीकर चुन लिया जाता है, ये ऑफिस जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? सीज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज द ऑफिस पीरियड ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का ऑफिस पीरियड क्या है? तो वो है साथियों 6 साल। तो राज्यसभा के मेंबर जो होंगे वो 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, ठीक है। पहली राज्यसभा का गठन कब हुआ था? वो भी 1952 में हुआ था। और पहले हमारे राज्यसभा के चेयरमैन
राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं, तो पहले चेयरमैन हमारे कौन थे? तो वो थे साथियों हमारे एस राधाकृष्ण, जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पर क्या बनाया जाता है? टीचर्स डे। ठीक है साथियों, राज्यसभा में स्ट्रेंथ कितनी होती है? राज्यसभा की स्ट्रेंथ होती है 250, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ये। बट अभी करंट स्ट्रेंथ कितनी है? प्रेजेंट स्ट्रेंथ वो है 245। और इस 250 में से 238 मेंबर जो होते हैं ये यूटीज़ और स्टेट से इलेक्ट होके आते हैं। ठीक है, और इनका इलेक्शन कैसा होता है? इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन। और 12 मेंबर जो हैं इनको हमारे प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करते हैं ऑन द ग्राउंड्स। इनके ग्राउंड मेंशन है कि किस ग्राउंड पर प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करते हैं। तो आर्ट्स, या फिर सोशल सर्विस, या फिर साइंस, या फिर लिटरेचर। तो इन ग्राउंड्स पर प्रेसिडेंट साहब जो है वो नॉमिनेट करते हैं मेंबर्स को। जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया, मिथुन चक्रवर्ती हो गए, रेखा हो गई, इन सबको, जया बच्चन हो गई, तो इन सबको अपॉइंट करते हैं हमारे, अपॉइंट कर रहा हूँ, नॉमिनेट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब राज्यसभा में। ठीक है साथियों, और आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि स्टेट के केस में ना एक और ग्राउंड बढ़ जाता है, वो है कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो स्टेट के केस में, गवर्नर के केस में, गवर्नर जो है वो 5 ग्राउंड पर जो है नॉमिनेट कर सकते हैं मेंबर्स को। ठीक है, लोकसभा का अगर आपसे कोई पूछे कि लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 550। ठीक है, क्योंकि 2 मेंबर जो एंग्लो इंडियन से अपॉइंट करते थे वो हट चुके हैं। और इस 550 में 530 मेंबर जो हैं वो स्टेट से आते हैं, 20 यूटी से आते हैं। ठीक है जी, और प्रेजेंट स्ट्रेंथ अगर आपसे कोई पूछे कितनी है, तो वो 543 है। इसमें 530 स्टेट से और 13 यूटी से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्लियर हुई होगी। लोकसभा की जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है, इससे पहले ये डिसोल्व हो सकती है। बट राज्यसभा कभी डिसोल्व नहीं होती साथियों, ये परमानेंट हाउस होता है आपका। इसका दूसरा नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन में, उस जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट है, राज्यसभा नहीं। हु कैन डिसोल्व लोकसभा? अब भाई देखो, लोकसभा को कौन डिसोल्व कर सकता है? डिसोल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि लोकसभा में जो सेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं। तो मान लो एक लोकसभा का ये बजट सेशन हुआ। नॉर्मली आपके एक साल में 3 सेशन होते हैं। वैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो ये है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक साल में मिनिमम 2 सेशन तो होने ही चाहिए। बट कन्वेंशन बोल सकते हो या कुछ भी बोल लो आप, एक साल में 3 सेशन होते हैं। एक होता है बजट, एक होता है मानसून सेशन, और एक होता है विंटर सेशन। ठीक है, अब हम मान लो इस बजट सेशन में है, तो इसको हम थोड़ा जूम आउट करते हैं। ये हमारा बजट सेशन हो गया, BS। अब इस बजट सेशन में ना साथियों वेरियस क्या होती हैं? सिटिंग्स होती हैं। ठीक है, ये वेरियस सिटिंग्स होगी। अब मैंने एक सिटिंग को पकड़ा और इसको जूम आउट कर दिया, जूम इन करा, तो ये एक सिटिंग होगी। ठीक है, बजट सेशन की एक सिटिंग होगी। अब इस एक सिटिंग में क्या होता है? मॉर्निंग आवर होता है। ठीक है, मॉर्निंग में, फिर होती है रेसेस, और फिर इवनिंग सिटिंग होती है। ठीक है, अब समझो साथियों, अब 3-4 चीज़ें हम जो हमारे नॉर्मली हमें देखने को मिलती है वो क्या है? सबसे पहले डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। दूसरी बात क्या है? एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट। और एक है प्रोरोग, प्रोरोग। तो सबसे पहले आप ये समझो कि जो डिसोल्यूशन होता है, प्रोरोग होता है, वो क्या होता है? तो प्रोरोग का मतलब क्या होता है? प्रोरोग का मतलब होता है कि ये जो सिटिंग है ना, इसको ख़त्म कर देना। मान लो जैसे ये सिटिंग चल रही है आपकी, तो आज की सिटिंग को ख़त्म कर दिया भाई मान लो, या फिर सेशन को ख़त्म कर देना, उसको बोलते हैं प्रोरोग। ठीक है, और उससे छोटे लेवल पे होता है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है? मान लो आज मेरी सिटिंग चल रही है, तो वहाँ पर स्पीकर आपके ये बोल देंगे कि भाई द हाउस इज़ एडजर्न फॉर 2 days या फॉर 1 hour। ठीक है, उसमें एडजर्नमेंट आपकी घंटे में भी हो सकती है, डेज में भी हो सकती है, वीक्स में भी हो सकती है। ठीक है, तो आपकी एडजर्नमेंट आप समझ गए कि एडजर्नमेंट में जो आपकी हाउस की सिटिंग है उसको बेसिकली टाला जाता है कुछ घंटे के लिए, दिनों के लिए, या हफ्तों के लिए। जबकि प्रोरोग में क्या होता है? आपकी सिटिंग को ही खत्म कर दिया जाता है, एक तरीके से सिटिंग खत्म हो जाती है। ठीक है, और डिसोल्यूशन में क्या होता है? डिसोल्यूशन में साथियों आपका ये होता है, डिसोल्यूशन में आपका पूरा हाउस ही डिसोल्व हो जाता है। ठीक है, उसमें फिर नए इलेक्शंस कराए जाते हैं, या फिर टेम्परेरी आपके केयरटेकर PM को चुना जाता है, और फिर उसकी फ्लोर पे वो अपना कॉन्फिडेंस जो है प्रूव करते हैं। तो प्रोरोग, एडजर्नमेंट और डिसोल्यूशन। अब एक चीज़ और समझनी है आपको कि प्रोरोग जो है ये कौन, किसके पास पावर है प्रोरोग करने की? प्रोरोग करने की पावर होती है प्रेसिडेंट की, रिजोल्यूशन करने की पावर होती है प्रेसिडेंट की,
और एडजर्नमेंट करने की पावर स्पीकर की होती है साथियों। आपने कई बार देखा भी होगा, कई बार जैसे हल्ला वगैरह होता है लोकसभा में या राज्यसभा में, तो चेयरमैन या फिर स्पीकर जो हैं एडजर्न कर देते हैं कि द हाउस इज एडजर्न फॉर हाफ आवर, 1 आवर, इस तरीके से। ठीक है, और एक एडजर्नमेंट में आपने पढ़ा होगा एडजर्नमेंट सिंडाई। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि रीमीटिंग जब भी होगी ना, तो उसके लिए जब वो टाइम देते नहीं है कि भाई कितने घंटे बाद या कितने दिनों बाद रीमीटिंग हो, तो उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट साइंड। उसमें वो सीधा बोल देते हैं द हाउस इज अर्जेंट। उसमें वो टाइम मेंशन नहीं करते कि कब हम वापस मिल रहे हैं, तो वो एडजर्नमेंट साइंड आई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रेसिडेंट, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर पंचायती राज सिस्टम इनोग्रेटेड। तो भाई किस साल में जो पंचायती राज सिस्टम है उसको इनोग्रेट किया गया था? वो किया गया था अक्टूबर 1959 को। और कहाँ किया गया था पहली बार? नागौर में, नागौर राजस्थान में। और आपका पंचायती राज सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला था? तो वो मिला था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। तो आप देख सकते हो बहुत पहले ही जो आपका पंचायती राज सिस्टम है ये लाया गया था। ठीक है और इस टाइम पर हमारे पीएम जो थे वो थे JL नेहरू साहब। ठीक है जी, नागौर में ये पहली बार लाया गया था। और हम पंचायती राज डे जो है वो कब सेलिब्रेट करते हैं? वो करते हैं 24 अप्रैल को। तो सही आंसर इसका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल सेज देयर शैल बी अ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के बारे में किस आर्टिकल में मेंशन है? तो ये आर्टिकल 79 है। यहाँ पर आपको 3 आर्टिकल पता होने चाहिए, 79, 80 और 81। 79 में आपकी पार्लियामेंट आ गई, 80 में क्या आ गई आपकी? 80 में राज्यसभा, 81 में क्या आ गई? लोकसभा। ठीक है साथियों, पार्लियामेंट का पार्ट क्या कौन कौन होते हैं? ध्यान देना, पार्लियामेंट में 3 मेन इंपॉर्टेंट बॉडीज होती हैं। सबसे पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा और एक प्रेसिडेंट। अब आपको ये लगेगा कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का भाग कैसे हो सकते हैं? तो आपको पता होगा साथियों, पार्लियामेंट जो है ना, इसका काम होता है कानून को पास कराना। कानून कब तक पास नहीं होता? जब तक वो प्रेसिडेंट का उसको असेंट ना मिल जाए। तो इसलिए प्रेसिडेंट जो है अभिन्न अंग है पार्लियामेंट का। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। पार्लियामेंट के बारे में 79th आर्टिकल में मेंशन है। इसको देखो, विच आर्टिकल सेज अबाउट प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। ये DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमने कहाँ से लिया था? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था हमने। ठीक है, ये साथियों आपके पार्ट 4 में मेंशन है, 4 में। ठीक है 36 से लेके 51 तक। और उसके बाद पार्ट 4A आता है, उसमें 51A में आपकी क्या है? सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ी गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 48A। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और एक चीज़ और आपको बताता हूँ, इनको DPSP बोला क्यों जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये डायरेक्टिव्स हैं, स्टेट को गाइड करते हैं। और इसी को देखते हुए स्टेट जो है वेरियस लॉज लेके आती है। जैसे कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए सरकार कौन सा कानून लेके आई थी? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ठीक है, इसके बाद देखो, अब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इस तरीके के कानून जो है ना सरकार लेके आती है, क्योंकि ये हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मेंशन है। ठीक है, तो इनसे सरकार इंस्पायर होती है और कानून जो सरकार फिर लॉज बनाती है। और आपने देखा होगा कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल था जिसमें एजुकेशन के बारे में लिखा गया था, और इसी एजुकेशन को देखते हुए सरकार को उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता चला, और इसी को देखते हुए सरकार 21A के तहत एजुकेशन को क्या बना दिया? एक फंडामेंटल राइट बना दिया। ठीक है, तो ये चीज़ है। इस क्वेश्चन को देखो, द इनॉग्रल सेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टुक प्लेस ऑन। तो ये हुआ था 28 जनवरी 1950 को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 124 के बारे में इसमें मेंशन किया गया है। और इसकी वेरियस जुडिक्शन के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ पहले सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे? फर्स्ट CJI ऑफ इंडिया, ये थे H कानिया साहब। फर्स्ट वुमेन जज सुप्रीम कोर्ट में कौन बनी थी? वो बनी थी फातिमा बीवी, फातिमा बीवी। और पहले जज जो थे भारत के, वो बता चुका हूँ मैं, एलिजाइम पे, जो कि 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था कोलकाता में, उसके जज थे। इनके साथ 4 जज और थे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ सेपरेट कमीशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो इनमें से किस साल में ये जो है एग्जिस्टेंस में आया था? NCST पूछ रहा है आपसे, NCST। देखो 3 बॉडीज हैं, पहले NCST, NCSC और NCBC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट। अब देखो सबसे पहले जो था ना साथियों, वो आपका 338 आर्टिकल के तहत NCSC था, और इसी में NCSC और NCST के बारे में मेंशन था कि भाई एक NCSC और NCST करके बॉडी होगी जो कि इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी। और ये बॉडी जो थी ये क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी इसमें। और साथियों इसमें जो मेंबर्स होते हैं ना वो होते हैं आपके, एक इनके वाइस चेयरमैन होते हैं, एक होते हैं इनके चेयरमैन, और कुछ 3 से 4 इनके मेंबर्स होते हैं। इनको अपॉइंट कौन करते हैं? इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब। और ये जो है रिपोर्ट अपनी भेजेंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट इनको टेबल करेंगे किसमें? पार्लियामेंट में। फिर पार्लियामेंट में इनके ऊपर चर्चा होती है कि भाई जो भी रिपोर्ट इनकी भेजी गई तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए क्या क्या जो है बेनिफिट दिए जा रहे हैं, अगर कुछ और बेनिफिट जो है एक्सटेंड कराना चाह रही है सरकार तो वो चीज़ें जो हैं डिस्कस की जाती हैं सेशंस में, ठीक है, पार्लियामेंट्री सेशंस में, और फिर उस हिसाब से इनको किया जाता है। बट एक अमेंडमेंट किया जाता है 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। इसमें क्या किया जाता है? NCSC और NCST को अलग कर दिया जाता है, मतलब एक बॉडी NCST बॉडी इसमें से निकाल ली जाती है और उसको मेंशन कर दिया जाता है 338A के तहत, ठीक है। फिर इसके बाद एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है रिसेंट में, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018, और उसके तहत 338B के तहत इस NCBC को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। और साथियों मेंबर सब में सेम ही होते हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 3 से 4 मेंबर, सबकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं और वही रिपोर्ट फिर इनको पार्लियामेंट को भेजी जाती है। बस आपको मेन ये याद रखना है 89th 102nd ये आर्टिकल, ठीक है, और कौन कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन कौन सी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब आपसे NCST के बारे में पूछा गया था ना, तो 2003 में आई थी, बट ये इफेक्टिव कब हुई थी? तो 2004 में। डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखो, इन विच ईयर डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन? अब देखो साथियों आपको 2 बातों के बारे में पता होगा, एक SRC है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, और एक है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो ये कमीशन बैठी थी 1953 में। ये बेसिकली कमीशन इसलिए बैठाई गई थी ताकि ये चर्चा की जा सके कि जो स्टेट है ना उनकी बाउंड्रीज को डिसाइड किया जा सके, ठीक है, स्टेट्स और यूटी की बाउंड्रीज को डिसाइड किया जा सके और किस ग्राउंड पे स्टेट को जो है फॉर्म करना है, ठीक है। हालांकि इस टाइम पर आपकी लिंग्विस्टिक स्टेट की जो डिमांड है वो एक्सेप्ट कर ली गई थी, क्योंकि यहाँ पर आपके एक पर्सन थे जिनका नाम है पोटी श्री राम मल्लू, इनकी डेथ हो गई थी, ये हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे, और इसी चीज़ को देखते हुए सरकार ने आंध्रा को पहली स्टेट बना दिया था 1956 में। ये पहली स्टेट ऐसी बनी थी जो लिंग्विस्टिक आधार पर जो है आपकी स्टेट बनी थी। इससे पहले कुछ कमीशन बैठे थे, जैसे धार कमीशन जो कि 1948 के आसपास बैठा था। फिर एक JVP कमेटी बैठी थी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इनकी कमेटी बैठी। इन दोनों कमेटीज़ ने लिंग्विस्टिक आधार पर जो स्टेट है ना उनकी फॉर्मेशन को जो है एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर इसके बाद एक कमेटी आई थी जिसका नाम है फजल अली कमीशन, फजल अली कमीशन, और इसी का दूसरा नाम है ना साथियों ये है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ये 1953 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है और इसी टाइम पर फिर जो है स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन किया जाता है और उसके लिए एक एक्ट लाया जाता है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, और यहाँ पर 14 स्टेट और 6 यूटीज़ जो है वो बनाई जाती है, ठीक है। और इसके बाद का सिलसिला आपको पता ही होगा, नई नई स्टेट बनती गई, बाइफर्केशन होता गया, जो प्रेजेंट डे इंडिया हम देख पा रहे होंगे वो हमारे सामने है, ठीक है। तो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब आई थी? 1953 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द गवर्नर हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर आर्टिकल 371H ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर एंड इन डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन इन रिलेशन देयर टू? तो भाई ये जो 371 है ना, इसमें बेसिकली स्पेशल प्रोविजंस मेंशन की गई हैं वेरियस स्टेट्स के बारे में, ठीक है। तो 300H के अंडर जो स्पेशल प्रोविजन मेंशन की गई हैं ये है आपकी अरुणाचल प्रदेश को। मिजोरम को किस आर्टिकल के तहत दी गई हैं? ये मिजोरम को दी गई हैं आर्टिकल 371G के, नागालैंड को 371A, और आपको याद रखना है सिक्किम को 371F के, ठीक है।
इसमें बेसिकली आपको बस यही याद रखना है कि भाई ये 371 जी में मिजोरम को दिया गया है, 371 ए में नागालैंड को दिया गया है, 371 एफ में सिक्किम, 371 एच में अरुणाचल प्रदेश, और कुछ और स्टेट भी हैं जैसे आंध्र प्रदेश वगैरह, गोवा, इनको भी दिया गया है, मणिपुर, इन सबको। तो वो आपको एक बार लिस्ट जो है गो थ्रू होनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल कंट्री। अब फेडरल कंट्री क्या होती है? मैंने बताया था फेडरलिज्म जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू स्टेट गवर्नमेंट। देखो ट्रूली फेडरल कोई भी कंट्री नहीं है, और फेडरलिज्म में जो टॉप नॉच एग्जाम्पल दिया जाता है वो है यूएस स्टेट, जो कि फेडरलिज्म प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाती, बट 98% 99% ये कंट्री फेडरल है, ठीक है। और इसके अपोजिट होता है यूनिटरी। तो जो कंट्री यूनिटरी है उसमें बेस्ट एग्जांपल है चाइना का, ठीक है। यहाँ पर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरी ऑल पावरफुल होती है, और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी अपनी पावर्स होती हैं। और इसलिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपकी डुअल सिटीजनशिप चलती है, स्टेट गवर्नमेंट की अलग और सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग, जबकि यहाँ पर क्या चलती है, केवल सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया जो है ना, इंडिया इन दोनों के बीच में आता है। और मैंने बताया था कि जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि जो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर है ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया कनाडा से, क्योंकि कनाडा में भी ऐसा ही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो पावरफुल है, स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दी गई है, बट वो उतनी पावर नहीं है, टिल्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा है। इसीलिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया को कैसे डिस्क्राइब करता है, वो इंडिया को डिस्क्राइब करता है क्वासी फेडरल, ठीक है। मतलब फेडरलिज्म और यूनिटरी का मिक्स, इसको बोलते हैं क्वासी फेडरल। तो इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सी कंट्री फेडरल कंट्री नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया तो फेडरल है, चाइना, कनाडा, ब्राज़ील। चाइना तो फेडरल ही नहीं है, ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, ठीक है। इन विच ईयर द यूनियन एंड रेलवे बजट्स वर मर्ज्ड। तो भाई यूनियन और रेलवे बजट को मर्ज कब किया गया था, तो ये किया गया था 2017 में। अब आपको एक दो चीज़ और पता होनी चाहिए कि इसको सेपरेट कब किया गया था, अलग अलग कब किया गया था, तो ये 1924 में किया गया था एक्वर्थ कमेटी की रिकमेंडेशन पर। एक एक्वर्थ कमेटी थी, ये एक्वर्थ जो थे ना साथियों, ये उस टाइम पर आपके ये बोल सकते हो रेलवे मिनिस्टर थे। तो इनकी रिकमेंडेशन पर ये जो है बजट को सेपरेट किया गया था 2017 में। ये बजट को मर्ज कर दिया गया, क्यों? क्योंकि जो पीएम मोदी हैं इनका एम है, या इनका आप बोल सकते हो एक तरीके से इनकी गवर्नमेंट जो है उनका क्या आइडिया है, उनका ये आइडिया है मैक्सिमम गवर्नेंस विद मिनिमम गवर्नमेंट, ठीक है, ये चीज़ है। तो 2017 में ये जो है सेपरेट किया गया था। बाकी बजट के बारे में मैंने इन डिटेल चर्चा की थी अपनी पिछली वीडियो में कि 1860 में पहली बार बजट को लाया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा, तो वो चीज़ आप वहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंडमान एंड निकोबार ज्यूरिडिक्शन कम अंडर विच हाई कोर्ट, ये मैं बता चुका हूँ, कलकत्ता हाई कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन के अंडर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अब देखो साथियों, शेड्यूल लैंग्वेज कौन सी होती हैं, ये आपके 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में मेंशन है, और यहाँ पर 22 लैंग्वेज ऐसी हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है एज शेड्यूल लैंग्वेज। इनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है, वो है ए राजस्थानी। बाकी 3 जो है ये शेड्यूल लैंग्वेज है। यहाँ पर आपको 3 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आपको याद होनी चाहिए, वो हैं 21, 71 और इन दोनों को जोड़ दो 92, ठीक है। ये आया था आपका 1967 में, ये आया था 1992 में, और ये आया था 2003 में। और याद करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपकी सिंधी जोड़ी गई थी, ये आपको याद रखना है बस। बाकी इसमें जोड़ा गया था MKN, और इसमें आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा DBMS। तो अब देखो MKN आपको याद रखना है, ये एक्रोनिम यहाँ पे मिलेगी मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। यहाँ है डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली, ठीक है जी। तो ये आपको याद रखना है कि ये भाषाएं जो है जोड़ी गई थी। तो आपसे कोई पूछ ले कि बोडो भाषा किस अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ी गई, तो ये 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से जोड़ी गई। सिंधी आपकी 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मणिपुरी आपकी 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये आपको याद रखना है। तो साथियों ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसी तरीके की वीडियो हम आपके लिए और लेके आएँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन देखने को मिलता है। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, आपके एक लाइक से इसके इंप्रेशंस बढ़ते हैं और यूट्यूब के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ये वाइडर ऑडियंस तक पहुंच पाती है। कोई भी आपका सुझाव है उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।
अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल चैनल है अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस, टेलीग्राम पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं सर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी हम एक और वीडियो के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।